Hello students, here we are with our 10th chapter of English from class 6, and our chapter name is The Banyan Tree and our book name is Honeysuckle. So take out your book Honeysuckle and open page number 125 in your book. तो हमारा जो चैप्टर है बनियन ट्री उसके बारे उसमें हम एक मोंगूज और जो कोबरा है उसकी फ़ाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो राइटर कह रहा है कि वह उसके बचपन की स्टोरी है जो उन्होंने अपने दादाजी के घर में जो पुराना बरगद का पेड़ है उस पर बैठकर देखी थी। तो वो कह रहे हैं कि जो बरगद का पेड़ है वह मेरा है मुख्यतः, हालांकि जो खेत हैं और जो घर है वो मेरे दादा दादी का है, लेकिन वो बरगद का पेड़ मेरा है क्योंकि अब 65 की एज में मेरे दादाजी जो हैं वो बरगद के पेड़ पर चढ़ नहीं सकते। और फिर वो कह रहा है कि जो इसकी ब्रांचेस हैं राइटर, मैं उस पर अपने आप को छुपा लेता हूँ और उस पर बैठकर जो संसार है उसकी जासूसी करता हूँ। फिर वो कह रहे हैं कि तो यहाँ तक हमने इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड टिल हियर, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माय फर्स्ट फ्रेंड वाज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। मेरी पहली मित्र एक भूरी छोटी गिलहरी थी। Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. Arching means होता है थपथपाना, ठीक है। स्निफिंग मीन्स होता है सूंघना। रिसेंट मीन्स होता है डिसलाइक या फील एंग्री अबाउट। तो रिसेंट मीन्स हो गया नापसंद करना या क्रोधित होना। इन्वेशन मीन्स होता है आक्रमण। प्राइवेसी मीन्स होता है गोपनीयता, ठीक है। तो देखो, arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए और हवा में सूंघते हुए पहली बार वह अपनी निजता के आक्रमण पर नाराज होता दिखाई दिया, ठीक है। तो राइटर कह रहा है कि जो मेरी पहला जो फ्रेंड था वह एक भूरी कलर का ग्रे कलर का एक स्क्वेरल था, एक गिलहरी था। तो फिर वो कह रहा है कि आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए और हवा में सूंघते हुए, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्राइवेसी। पहली बार वह अपनी निजता के आक्रमण पर नाराज होता दिखाई दिया, ठीक है। तो बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ catapult or air gun, he became friendly, and when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking more morsels from hand. लेकिन जब उसने पाया कि मैंने स्वयं को गुलेल या हवाई बंदूक से नहीं बांध रखा है तो वह मित्रवत हो गया, और जब मैंने उसके लिए केक और बिस्किट के टुकड़े लाने शुरू किए तो वह काफ़ी निडर हो गया या साहसी हो गया। तो देखो, बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटापल्ट और एयर गन। कैटापल्ट मीन्स होता है गुलेल, ठीक है। तो जब उसने यह पाया कि मैंने स्वयं को गुलेल या हवाई बंदूक से नहीं बांध रखा है, ही बिकेम फ्रेंडली, वह मित्रवत हो गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मोर्सल्स फ्रॉम हैंड। मोर्सल्स मीन्स होता है स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, यानी छोटे छोटे भोजन के जो निवाले होते हैं उनको मोर्सल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीस ऑफ केक एंड बिस्किट, ही grew quite bold and was soon taking morsels from hand. और जब मैंने उसके लिए केक और बिस्किट के टुकड़े लाने शुरू किए तो वह काफ़ी निडर हो गया और जल्द ही वह मेरे हाथ से निवाला लेने लगा, ठीक है। तो देखो, अब जो राइटर है वो कह रहा है कि जब मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसको हवा में सूंघते हुए, तो उसने पहली बार मुझे एहसास हुआ कि उसे अपनी गोपनीयता पर जो उसका इंटरफियर है
उस पर वो नाराज़ हो गया था। मीन्स अगर जो राइटर है, जब मैंने उसको पीठ पर हाथ फेरा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उसे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं उसकी प्राइवेसी में क्या कर रहा हूँ, इंटरफेयर कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन लेकिन जब फिर राइटर ये भी कहते हैं, लेकिन जब उसको यह पता चल गया कि मेरे पास कोई गुलेल नहीं है या कोई एयरगन नहीं है, यानी मैं उसको कोई हार्म नहीं करने वाला हूँ, तो वह फिर फ्रेंडली हो गया। और और जब मैंने उसके लिए केक के टुकड़े या बिस्किट लाना शुरू किया तो वह और भी अधिक साहसी हो गया, और वह जल्दी अब मेरे हाथों से, यानी राइटर के ही हाथों से क्या लेने लगा, निवाला लेने लग गया। ठीक है। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड। डेल्विंग मीन्स होता है गोइंग डीप इन टू, यानी गहराई में जाना। ठीक है, या छानबीन करना। तो बिफोर लॉन्ग ही वॉज स्टिल delving into my pockets and helping himself to whatever he could find। पहले वो मेरी जेब में छानबीन करता था और जो कुछ भी वह पा सकता था उसके लिए स्वयं की मदद कर रहा था। He was very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। Probably means होता है संभवतः या शायद। Thought means सोचना, foolish means मूर्ख, headstrong means होता है जिद्दी, trusting means विश्वास करना। तो देखो, he was very young squirrel, वह एक युवा या छोटा, वह एक युवा गिलहरी थी, और उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे संभवतः एक मानव पर भरोसा करने के लिए उसे मूर्ख या हठी या जिद्दी समझते थे। ठीक है। तो हेड स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है जिद्दी या हठी। तो देखो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल, वह एक बहुत ही युवा गिलहरी थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और उसके दोस्त और रिश्तेदार probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। संभवतः उसे और उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे संभवतः एक मानव पर भरोसा करने के लिए मूर्ख और जिद्दी समझते थे। ठीक है। तो अब स्क्विरल जो था वह उसका राइटर का फ्रेंड बन गया था, लेकिन जो उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे वह स्क्विरल को मूर्ख समझते थे, क्योंकि वह आदमी पर क्या कर रहा था, भरोसा कर रहा था। इसके लिए वह उसे मूर्ख और जिद्दी समझते थे। ठीक है। In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, manna and crows, squabbling with one another। तो फिग मीन्स होता है अंजीर। ठीक है। तो फिग्स किसको बोलते हैं, अंजीर एक फल होता है रेड कलर का, तो उसको फिग बोला जाता है अंजीर को। ठीक है। तो देखो, इन द स्प्रिंग, बसंत में, व्हेन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिक्स मीन्स होता है अंजीर। बसंत में जब बरगद का पेड़ छोटे लाल अंजीर से भरा होता था, द रेड बॉटम्ड बुलबुल सॉरी बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू द इट्स ब्रांचेस। फ्लॉक मीन्स होता है झुंड या एकत्र होना। ठीक है। तो सभी प्रकार के पक्षी इसकी शाखाओं में एकत्र होते। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, बॉटम मीन्स होता है तलई, लाल तली वाली बुलबुल, cheerful and greedy parrots, manna and crows, squabbling with one another। squabbling मीन्स होता है तकरार करना। ठीक है। तो लाल तली वाली बुलबुल, हंसमुख और लालची तोते, मैना और कौवे एक दूसरे से तकरार करते हुए। ठीक है। तो देखो वहाँ पर क्या होते थे, वो सब वहाँ पर एकत्र होते थे। तो इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिक्स, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, cheerful and greedy parrots, manna and crows, squabbling with one another। In the spring, when the banyan tree was full of small red figs,
बसंत में जब बरगद का पेड़ छोटे लाल अंजीर से भरा होता था तो सभी प्रकार के पक्षी, तो बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स, सभी प्रकार के पक्षी, लाल तली वाली बुलबुल, हंसमुख और लालची तोते, मैना और कौवे एक दूसरे से तकरार करते हुए वहाँ पर एकत्रित होते। तो ठीक है, तो राइटर यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब स्प्रिंग का सीज़न आता है, स्प्रिंग का मौसम आता है, तो और जो बनियन ट्री जब लाल अंजीर से भर जाता है तो सभी प्रकार के पक्षी जैसे लाल तली वाली बुलबुल, चेयरफुल और ग्रीडी पैरट्स, मैना और क्रोज वहाँ पर एक दूसरे से तकरार करते हुए एकत्र होते हैं, यानी वो सभी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे से तकरार भी करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनियन ट्री वॉज द नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन। अंजीर के मौसम के दौरान बगीचे में बरगद का पेड़ सबसे कोलाहलपूर्ण या शोरगुल वाली जगह थी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनियन ट्री वॉज द नॉइजिएस्ट, नॉइजिएस्ट मीन्स होता है सबसे शोरगुल वाला, प्लेस इन द गार्डन। अंजीर के मौसम के दौरान बगीचे में बरगद का पेड़ सबसे शोरगुल वाली जगह था, यानी बस उसमें सबसे अधिक, बरगद के पेड़ में सबसे ज़्यादा शोरगुल होता था, तो बगीचे में सबसे शोरगुल वाली जगह बनियन का पेड़ ही होता था, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार के क्या होते थे, पक्षी इकट्ठा हो जाते थे। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. Halfway means होता है आधे रास्ते में, ठीक है, आधे भाग में। क्रूड मीन्स होता है कच्चा, प्लेटफॉर्म मीन्स होता है चबूतरा। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. पेड़ के आधे भाग में मैंने एक कच्चा चबूतरा बनाया था जहाँ मैं दोपहर बिताता था जब बहुत गर्म नहीं होता था। तो राइटर ये कह रहा है कि जो पेड़ का आधा भाग जो था उसमें मैंने एक कच्चा चबूतरा बनाया था जिस पर मैं अपनी दोपहर बिताता था जब बहुत अधिक गर्म नहीं होता था, यानी दोपहर के समय जब बहुत अधिक गर्म नहीं होता था तो मैं उस चबूतरे पे अपना दोपहर वहाँ पर स्पेंड करता था, अपनी दोपहर मैं उस चबूतरे पर बिताता था। I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. तो propping means होता है टेक लगाना, ठीक है। लिविंग रूम मीन्स होता है बैठक कक्ष, क्वेश्चन मीन्स होता है तकिया। तो आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग रूम। मैं बैठक कक्ष की एक तकिया से पेड़ पर टेक लगाकर किताब पढ़ सकता था, ठीक है। तो आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग रूम। मैं बैठक कक्ष की तकिया से पेड़ पर टेक लगाकर वहाँ पर किताब पढ़ सकता था। तो वो कह रहा है कि मैं एक जो कुशन बैठक रूम से अपने एक कुशन लेके आता था और उसके सहारे से मैं वहाँ पर टेक लगाकर उस पेड़ पर लेट कर क्या कर सकता था, किताब पढ़ सकता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटेड वर some of the books that made up my banyan tree library. लाइब्रेरी मीन्स होता है पुस्तकालय। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटिल कुछ किताबें थी जिन्होंने मेरे बरगद के पुस्तकालय को बनाया, ठीक है, जिन्होंने मेरे बरगद के पेड़ को पुस्तकालय बनाया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि राइटर यहाँ पर मैं क्या करता था, जो अपना कुशन होता था बैठक अपने लिविंग रूम से मैं कुशन लेके जाता था और उसकी टेक लगाकर मैं पेड़ पर लेटकर किताब पढ़ सकता था। और ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोटलवेयर कुछ ऐसी किताबें थी जिन्होंने मेरे बरगद के पेड़ का पुस्तकालय बनाया, ठीक है। यानी वहाँ पर मेरी इन किताबों की वजह से मेरी वहाँ पर क्या बन गई थी, एक लाइब्रेरी भी बन गई थी।
When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the word below. जब मेरा पढ़ने का मन नहीं लगता था या मेरा जब पढ़ने का मन नहीं होता था, मैं पत्तियों के बीच से नीचे की दुनिया में देखता. एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between mongoose and a cobra. And on one particular afternoon और एक विशेष दोपहर, I had a ग्रैंड स्टैंड मीन्स होता है व्यू, अ क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजिशन, एक अच्छी स्थिति से एक शानदार दृश्य. ठीक है, तो या शानदार दृश्य भी आप इसको बोल सकते हैं. ग्रैंड स्टैंड व्यू मीन्स होता है शानदार या उत्कृष्ट दृश्य. क्लासिक मीन्स उत्कृष्ट, या क्लासिक मीन्स भी उत्तम आप कह सकते हो. ठीक है, इंडियन वाइल्ड्स मीन्स भारतीय जंगलों का. तो एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रैंड stand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. और एक विशेष दोपहर मुझे भारतीय जंगलों के उस उत्कृष्ट दृश्य का शानदार या स्पष्ट दृश्य मिला. अ फाइट बिटवीन अ mongoose एंड अ कोबरा, ने एक नेवले और एक कोबरे के बीच की लड़ाई. ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक विशेष दोपहर में मुझे भारतीय जंगलों के उत्कृष्ट दृश्य का एक स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया. अ फाइट बिटवीन अ mongoose एंड अ कोबरा, एक मोंगूस, एक नेवले और एक कोबरा के बीच की लड़ाई. तो ठीक है, जो राइटर है वो कह रहा है कि जब मुझे पढ़ने का जैसा नहीं लगता था या मैं पढ़ने का मन मेरा नहीं करता था, तो मैं जो पत्तियां थी उनसे नीचे संसार की ओर देखता था. ठीक है, तो मैं पत्तियों के बीच से नीचे की दुनिया में देखता. तो ऐसे ही एक दोपहर वो ऐसे ही पेड़ पर बैठा था, तो उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था. तो ऐसे ही उसने ज़मीन के नीचे देखा, तो उसे एक जो भारतीय जंगलों का शानदार दृश्य होता है, उत्कृष्ट दृश्य होता है, वह स्पष्ट दिखाई दिया. वह क्या था? एक नेवले और एक कोबरा के बीच की लड़ाई. ठीक है, तो यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में ये था कि जो राइटर है वो ये कह रहा है कि जो गर्मियाँ होती हैं, तो उस पर मैं अपना जब दिन में बहुत अधिक गर्म नहीं होता था, तो जो मैंने चबूतरा बनाया था, तो मैं उस चबूतरे पे अपना दोपहर का समय बिताता था. और जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मैं उन पेड़ की पत्तियों से नीचे झाँक कर देखता था. तो ऐसे ही वो एक दिन झाँक कर देख रहा था, तो उसे क्या दिखा? मोंगूज और नेवले की लड़ाई दिखी. नाउ द सेकंड पार्ट. तो इसमें द वार्म ब्रीज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस. ब्रीजेज मीन्स होता है हवाएं, अप्रोचिंग मीन्स होता है आना, समर मीन्स होता है गर्मियाँ, इंक्लूडिंग मीन्स सहित या शामिल करना. तो देखो, द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस. गर्मियों के करीब आने की गर्म हवाओं ने माली सहित सभी को घर के अंदर कर दिया था. ठीक है, मीन्स तो जो गर्मियों में गर्म हवाएं चल रही थी, तो उन हवाओं की वजह से जो माली था वो भी घर के अंदर चला गया था. तो द वार्म breezes of approaching summer had sent everyone including the gardener into the house. गर्मियों के करीब आने की गर्म हवाओं ने माली सहित सभी को घर पर भेज दिया. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. I was feeling drowsy myself. Drowsy means होता है सुस्त या
आलसी। मैं अपने आप को सुस्त महसूस कर रहा था। वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विथ रामू एंड बफेलोज। सोच रहा था कि मुझे तालाब में जाना चाहिए और रामू और भैंसों के साथ तैरना चाहिए। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस। जब मैंने एक ग्लाइडिंग मीन्स होता है मूविंग स्मूथली, यानी धीरे से चलना या सरकना। क्लम्प मीन्स होता है झुरमुट। I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffalo when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. क्लम्प मीन्स होता है झुरमुट। तो when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, जब मैंने कैक्टस के झुरमुट से बाहर आते हुए एक विशाल काले कोबरा को देखा। तो देखो अब इसमें वो कह रहे हैं कि पार्ट सेकंड है, पार्ट भाग 2। द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। गर्मियों के करीब आने पर गर्म हवाओं ने माली सहित सभी को घर भेज दिया था। आई वॉज फीलिंग ड्राउसी माई सेल्फ। मैं अपने आप को सुस्त महसूस कर रहा था। wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. जब मैंने नागफनी के झुरमुट से बाहर आते हुए एक विशाल काले कोबरा को देखा। ठीक है, तो आई वॉज फीलिंग ड्राउसी माई सेल्फ। मैं अपने आप को सुस्त महसूस कर रहा था। वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विथ रामू एंड द बफेलोज। और सोच रहा था कि मुझे तालाब में जाना चाहिए और रामू और भैंसों के साथ तैरना चाहिए। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस। जब मैंने नागफनी के झुरमुट से बाहर आते हुए एक विशाल काले कोबरा को देखा। At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. और उसी समय emerge means होता है बाहर आना, और उसी समय एक नेवला झाड़ियों से बाहर आया और सीधे कोबरा के पास चला गया। तो अब यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि जब गर्मियों में गर्म हवाएं चल रही थी तो सब घर के अंदर चले गए थे, जो माली था वह भी। तो फिर और ये मेरे को सुस्ती जैसी महसूस हो रही थी और मैं ये सोच रहा था कि क्या मुझे तालाब में जाना चाहिए और रामू और भैंसों के साथ नहाना चाहिए। तभी मैंने एक काले कोबरा को, जो कैक्टस यानी नागफनी का जो झुरमुट था उस पर उससे बाहर आते हुए देखा या बाहर सरकते हुए देखा। और उसी समय एक नेवला भी झाड़ियों के से बाहर आया और सीधे कोबरा के पास चला गया। ठीक है, तो जो कोबरा को भी उसने देखा और फिर एक मंगूस को भी उसने देखा। ठीक है। In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine, they came face to face. In a clearing beneath, clearing means होता है an open space in a forest where there are no trees. तो पेड़, जंगलों का वह खुला स्थान जहाँ पर कोई पेड़ नहीं होते उसको क्लियरिंग बोलते हैं, यानी समाशोधन। ठीक है, जहाँ पर कोई पेड़ नहीं होते। beneath means होता है नीचे। तो in a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine they came face to face. face to face means होता है आमने सामने। बरगद के पेड़ के नीचे एक समाशोधन में चमकदार धूप में वे आमने सामने आ गए। The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. फाइटर मीन्स होता है योद्धा। एग्रेसिव मीन्स होता है आक्रामक। ठीक है, तो द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. कोबरा अच्छी तरह से जानता था कि धूसर नेवला 3 फीट लंबा एक उत्तम योद्धा था, चालाक और आक्रामक। तो देखो mongoose
तो जो बनियन का पेड़ था, यानी बरगद का जो पेड़ था, उसके नीचे जो समाशोधन था, यानी जहाँ पर कोई ओपन स्पेस था, खुली जगह जहाँ पर थी, तो एक चमकदार धूप में वे एक दूसरे के आमने सामने आए। और जो कोबरा था वो अच्छी तरह से जानता था कि जो 3 फीट लंबा यह मोंगूज है वह एक कुशल योद्धा था, चालाक और आक्रामक। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। लेकिन कोबरा भी कुशल, स्किलफुल मीन्स होता है कुशल, और एक्सपीरियंस्ड मीन्स होता है अनुभवी। लेकिन कोबरा भी एक कुशल और अनुभवी योद्धा था। He could move swiftly and strike with the speed of light, and the snakes behind his long, sharp fangs were full of deep, deadly poison. स्विफ्टली मीन्स होता है तेजी से, स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्ट्राइक मीन्स होता है हमला करना, एंड द सेक्स, सेक्स मीन्स होता है अपार्ट, यानी एक हिस्सा एनिमल्स के, एनिमल का एक हिस्सा होता है, भाग होता है, वैसे सेक्स मीन्स होता है बोरे या थैले जो बोलते हैं, ठीक है। फैंग्स मीन्स होता है लॉन्ग शार्प टीथ, यानी लंबे नुकीले दांत, फैंग्स लंबे नुकीले दांत। डेडली मीन्स होता है प्राणघातक, पॉइजन मीन्स होता है जहर। तो ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, वह तेजी से आगे बढ़ सकता था और प्रकाश की गति से हमला कर सकता था। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और उसके लंबे नुकीले दांतों के पीछे घातक जहर से भरी हुई थैलियाँ थी। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, चैम्पियंस मीन्स होता है शूरवीरों का, यह शूरवीरों का युद्ध होने वाला था। तो देखो, जो कोबरा है वो अच्छी तरह से जानता था कि जो मोंगूज है वह बहुत अच्छा योद्धा है और चालाक भी और आक्रामक भी है। लेकिन कोबरा भी एक कुशल और अनुभवी फाइटर था, और वह तेज़ी से चल सकता था और बिजली की गति से क्या कर सकता था, हमला कर सकता था। और जो उसके जो नुकीले दांत हैं, लंबे नुकीले जो दांत हैं, उनके पीछे एक प्राणघातक जहर से भरी हुई थैलियाँ थी, ठीक है। और अब यह जो युद्ध था वह चैंपियंस का, यानी शूरवीरों का युद्ध होने वाला था। तो अभी हम इसको इतना पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।